चेहरे पे ताजगी, ये बात उसमें कहाँ, तौबा ये सादगी, चेहरे पे ताजगी, ये बात उसमें कहाँ, उस चांद का मुकाबला। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेट इज़ ए वेरी न्यू टॉपिक, बायोमॉलिक्यूल्स। तो हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में डिफरेंट चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे इस चैप्टर का नेम है डेट इज़ ए बायोमॉलिक्यूल्स, सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ आती है डेट इज़ ए बायो। बायो का मीन्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, बायो का मीन्स होता है लाइफ, और बोल सकते हैं डेट इज़ ए लिविंग। दूसरा वर्ड आता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो हो सकते हैं डेट इज़ ए ऑर्गेनिक, या फिर वो हो सकते हैं इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो वो दो तरीके के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या आ जाती है, तो डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूल्स फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। अब बात आती है कि भाई प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म हम लोग बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस सेल मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियस, इन तीनों को मिला करके हम लोग इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सिंगल सेल होती है जिसे हम लोग बोलते हैं डेट इज़ ए प्रोटोप्लास्ट। सॉरी, ठीक है, क्या है, डेट इज़ ए प्रोटोप्लास्ट। और हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे हमारी एक सेल स्ट्रक्चर या फिर एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। तो हम लोग वो बोल रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसी को हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स बोला। चलो, एनसीईआरटी में सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, कि कैसे हम लोग केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, आ जाओ अब करते हैं भाई हम लोग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने लिया डेट इज ए सेल। सेल के अंदर हमें ये देखना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम एक सेल को ग्राइंड कर देंगे। ठीक है, ग्राइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक केमिकल्स को मिक्स करते हैं डेट इज ए ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है Cl3CCOH। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फ़िल्टर पेपर को लगाएंगे। तो हम लोग जब एक फ़िल्टर पेपर को लगाते हैं तो हम लोगों को दो मिक्सर मिलते हैं। जैसे कि अब देखो हमारे पास कोई एक क्या था, फ्लूइड था। ठीक है, अब हमने उस फ्लूइड को फिल्टर किया तो हम लोगों ने यहाँ पे फिल्टर पेपर का यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उसको डालेंगे तो हमें इसके अंदर दो चीज़ें देखने को मिलेगा। क्या क्या, एक तो हमें देखने को मिलेगा एसिड इंसॉल्युबल। एसिड इंसॉल्युबल को हम लोग बोल सकते हैं डेट इज़ ए रिटेंटेट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, रिटेंटेट, जो मतलब ऊपर ही रह गया। दूसरा एसिड सॉल्युबल, मतलब जो कि अंदर चला गया, मतलब बहुत छोटे माइन्यूट पार्टिकल थे, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है, समझ में आया। चलो, इसके बाद देखो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बोल रहे हैं कि दो मिलता है। एक तो जो फिल्टर पेपर के बाहर चला जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे एसिड सॉल्युबल पूल, और जो नहीं जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। इससे हमें क्या पता चला कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब इसमें दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, एक तो हो जाएगा डेट इज ए एसिड सॉल्युबल और एक हो जाएगा एसिड इनसॉल्युबल। एसिड सॉल्युबल क्या होता है, एसिड सॉल्युबल जो अंदर चला गया है, मतलब डेट इज ए माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। दूसरा है एसिड सॉल्युबल। एसिड सॉल्युबल है तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेट इज ए मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आया। चलो देखो, तो वो बोल रहे हैं कि हमें दो टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल्स देखने को मिले, एक तो माइक्रो और एक होता है मैक्रो। अब देखो इनके हम थोड़े से फीचर्स जानते हैं भाई कि क्या होता है माइक्रो और क्या होता है मैक्रो। अब देखो जो एनसीईआरटी लिखती है वो क्या लिखती है, वो बोल रहे हैं जो प्रेजेंट होते हैं एसिड सॉल्युबल पूल में उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज ए माइक्रोमोलिक्यूल्स, और जो प्रेजेंट होते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल में डेट इज ए मैक्रोमोलिक्यूल्स।
वो कह रहे हैं यदि इसका लेस देन या 800 डाल्टन्स मॉलिक्यूलर वेट है, किसका, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स का, और इसका क्या होता है भाई, ग्रेटर देन 1000 डाल्टन्स। अब इसमें एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा, देखो प्रोटीन की जो सिंपलर यूनिट्स होती है एक्चुअली प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। देखो हम लोग जितने बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे वो कौन कौन से होंगे, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। एक तो हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे लिपिड के बारे में, चौथा हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है। अब ये जो जितने हैं ना, अब ये क्या है, कुछ अपनी छोटी सिंपलर यूनिट्स से मिलके बने हुए हैं। तो प्रोटीन की जो यूनिट्स होती है डेट इज एमिनो एसिड, इसकी जो यूनिट्स होती है डेट इज शुगर, इसकी जो यूनिट्स होती है डेट इज नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है। 3 चीज़ों से मिलकर ये बना है। लिपिड में क्या होता है, लिपिड के अंदर भाई एक ही यूनिट नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट हैं। अब देखो समझते हैं। तो वो बोल रहा है इसके अंदर क्या है, स्मॉलर जो यूनिट्स होंगी वो किसके अंदर आएंगी, माइक्रो के अंदर, और जो पॉलीमर्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे अमीनो एसिड, नाइट्रोजन बेस, मोनोसैकेराइड्स, इसमें आ गया प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, समझ में आया। अब देखो आप लोग सोच रहे होगे भाई लिपिड को मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्यों नहीं रखा, व्हाट इज द रीज़न। देखो अब ये होता है एक तरीके का एक्सेप्शन। क्यों है एक्सेप्शन, उसका रीज़न है। क्या रीज़न है, देखो उसका रीज़न है, वो बोल रहा है इम्पोर्टेंट लिपिड्स आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो बोल रहे हैं लिपिड्स क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होता है, बट दे आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। लेकिन ये किस में होता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो इसको याद रखना, ये क्या है, डेट इज ए माइक्रो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये पॉलीमर फॉर्म नहीं करेगा। समझ में आया यहाँ तक, चलो आगे। अब देखो इस टेबल पे आ जाओ, थोड़ा सा हम लोग इस टेबल के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट कि ये टेबल कहना क्या चाहती है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन, देखो अब तुमसे पूछा जाएगा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो कौन से होते हैं, CHON, ये तो यदि 4 पूछा जाए, यदि 6 पूछा जाए तो SP को और ऐड कर लेना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है। कौन, SP, इस तरीके से आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं। अब देखो इस टेबल में क्या क्या आपसे क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन, इसमें भी ज़्यादा होता है भाई, इसमें भी ज़्यादा है, मतलब अर्थ क्रस्ट पे भी ज़्यादा है और ह्यूमन बॉडी में भी ज़्यादा है। दूसरा नाइट्रोजन, यहाँ पे वेरी लिटिल है, और यहाँ पे क्या है, वेरी लिटिल, डेट इज़ ए सिलिकॉन, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन बनेगा कि हमारे बॉडीज़ के अंदर सबसे निग्लिजिबल कौन होता है, डेट इज़ ए सिलिकॉन, और अर्थ क्रस्ट पे निग्लिजिबल कौन होता है, डेट इज ए नाइट्रोजन। समझ में आया दोनों पॉइंट्स, बस यहीं से क्वेश्चन बनता है मेन। चलो अब भाई, अब हमारी NCERT बोलती है क्या हम सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल से ही मिलके बने हैं, नहीं, तो हम लोग किससे, इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी मिलके बने हैं। मतलब हम लोग करेंगे एस एनालिसिस, मतलब हम लोग क्या कर देंगे, ये कर रहे हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, अब किसी हम एक सेल को लेंगे, अब वो एनिमल सेल भी हो सकती है, प्लांट सेल, या फिर माइक्रोबियल पेस्ट, ठीक है। हमने एक सेल लिया, ठीक है, सपोज डेट कि हमने एक ये लीफ ले ली, ठीक है। अब वो कह रहा है हमने एक लीफ लिया, देखो समझ में आ गया ना, हमने एक ये लीफ ली, लो भाई अब हटना नहीं चाहिए है। चलो तो हमने एक लीफ ली, वो बोल रहे हैं सबसे पहले हमने करवाया इसका डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन कराया, बार बार लीफ हट रहा है। डिहाइड्रेशन कराने के बाद क्या हुआ, H2O यहाँ से निकल गया। अब ये पूरे तरीके से डिस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। अब हमारे पास ड्राई बेड वाली लीफ आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाई बर्न एंड फायर कर देंगे, ठीक है। हमने इसका कंबशन किया और उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, CO2 और H2O निकल गया, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या हो गए, रिमूव्ड आउट हो गए, और हमारे पास यहाँ पे मिला S, राख, ठीक है। अब इस जब S को क्या किया गया, इसका एनालिसिस किया गया, प्योरी इनऑर्गेनिक है अभी ये, ठीक है, प्योरली एलिमेंटल एनालिसिस किया गया है, एलिमेंटल लिस्ट जो अभी आएगी आगे, तो उसमें हमने देखा कि दिस वाज फॉर कार्बन कंपाउंड एंड लिविंग मॉलिक्यूल्स, की कार्बन तो होता ही है, साथ में इनऑर्गेनिक भी होते हैं। देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो क्या बोल रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न किया, कार्बन ऑक्सीडाइज CO2, ठीक है, CO2 निकला, रेसिड्यू एस में क्या क्या मिला हमें,
सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑल्सो फाउंड, कौन कौन सा, सल्फेट एंड फॉस्फेट, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हम लोग बात करते हैं अर्थ क्रस्ट पे, तो क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ह्यूमन बॉडीज में सबसे ज़्यादा होता है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। देखो ये लिस्ट दी हुई है जो अभी वो बात कर रहे थे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, ठीक है। और ये यहाँ पे दिए हुए हैं NaCl, CaCO3, PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो इन चीज़ों को याद रखना जो कि हमारे बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। देखो NCERT में बहुत सारी चीज़ों को ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है, पर हम लोग अपने एक सीक्वेंस से चलेंगे जो आपको फॉलो करना है। NCERT वाली जब सीरीज़ आएगी तो उसमें आप लोग उसको रीड कर सकते हो अच्छे से। अब आती है बात प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। उसके पहले हम लोग जानते हैं कि भाई मेटाबॉलिज्म क्या होता है, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, अरे ये मैं अलग हिल रहा हूँ। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बोल सकते हैं दैट इज ए सम टोटल ऑफ द रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडीज, दैट इज ए मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारे बॉडीज़ के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उन सभी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, उन सबको हम लोग बोल देंगे दैट इज़ ए मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब हमारे बॉडीज़ के अंदर दो रिएक्शंस होती हैं, एक तो होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है दैट इज़ ए कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, समझ में आया। एनाबॉलिज्म क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। एनाबॉलिज्म क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। कैटाबॉलिज्म क्या है, डेट इज ए ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड्स। समझ में आया दोनों पॉइंट्स अच्छे से। अब चलो आगे चलें। थोड़ा बालों को यार इग्नोर करो, अभी ये वीडियोज़ एक्चुअली मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात क्या है, मॉर्निंग में 4 o'clock, ठीक है। प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स अब क्या होते हैं भाई, प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स क्या हैं, जिनका यूज़ हमारे बॉडीज़ में डायरेक्टली यूज़ है, हमारी बॉडीज़ उनकी मैकेनिज्म को जानती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेटाबॉलाइट। जैसे हम लोग प्रोटीन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो इनकी मैकेनिज्म हमारे बॉडीज़ को ऑलरेडी पता है कि वो क्या है। मेटाबॉलाइट्स आर सबस्ट्रेट दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी मेटाबॉलिक एक्शंस, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड हैं प्राइमरी मेटाबॉलिक एक्शंस में। प्रोटीन आ जाता है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो हमारे बॉडीज़ में डायरेक्टली यूज़ है इनका। समझ में आया यहाँ तक। चलो अब हम लोग आते हैं दैट इज़ ए सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स। अब बात आती है व्हाट इज़ सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स क्या है, जिनका हमारे बॉडीज़ में डायरेक्टली यूज़ नहीं है, उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स। किन का यूज़ नहीं है, तो भाई अब देखो ये पूरी टेबल दी हुई है सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स की, जिसको अच्छे से याद करना है। पिगमेंट्स आ जाता है दैट इज ए कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन। एल्केलॉइड्स में आ जाता है मॉर्फिन एंड कोडीन। टर्पिनॉइड्स में आ जाएगा मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स में आ जाएगा एब्रिन एंड रिसिन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लैक्टिन्स में आ जाएगा कॉन्कावेलिन ए। ड्रग्स में आ जाता है बिनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि बिनब्लास्टिन और करक्यूमिन का यूज़ कहाँ होता है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में आ जाएगा रबर, गम्स और सेलुलोज, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है तो एक बार NCERT को रीड करो, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय।